नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका अनअकैडमी आईएएस प्रयागराज की तरफ से। देखिए, हम सभी को अपने भविष्य को जानने की बड़ी इच्छा होती है कि आने वाले समय में मेरे साथ क्या होने वाला है, मैं आईएएस बनूंगा नहीं बनूंगा, मुझे इतने पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, मैं विदेश जाऊंगा या नहीं जाऊंगा। तो हर किसी को जैसे अपने आने वाले टाइम की चिंता होती है, वैसे ही भारत को इंतजार होता है कि आने वाले टाइम में किस तरीके से खर्चे होने वाले हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे होने वाली है। तो इस फाइनेंशियल प्लानिंग का लेखा जोखा जो स्टेटमेंट लेके आता है, इसको हम कहते हैं बजट। तो देखिए, भारत का बजट आ चुका है। इसके पहले जो बजट आया हुआ था वो इंटरिम यानी अंतरिम बजट आया था। अभी जो नई सरकार है, ये अपनी नई सरकार नए बजट के सामने हमारे सामने नया बजट लेके आ चुकी है, जिसका नाम है बजट 2024। तो चलिए, आज के इस स्पेशल श्रृंखला में हम बजट 2024 के कुछ स्पेशल प्रावधानों, स्पेशल बातों की चर्चा करते हैं। कितना क्रूशियल है इस साल का बजट, क्या क्या अपेक्षाएं हैं इस बजट से, क्या क्या अपेक्षाएं ऐसी हैं जो पूरी नहीं हो पा रही हैं बजट से, इसके साथ ही साथ किसको मिल रही है स्पेशल सौगात, किन दो राज्यों का हो रहा है बहुत बहुत तगड़े तरीके से भला, जिसको लेके न्यूज़पेपर लगातार सुर्खियां बना रहे हैं, और खास बात कि युवाओं के लिए कितना खास है ये बजट। तो चलिए शुरू करते हैं बजट 2024, इसकी स्पेशल बातें। देखिए, सबसे बड़ी बात कि जो बजट 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 वर्ड हम यूज़ करते हैं, अगर हम बात करें भारत के संविधान की, तो भारत के संविधान में कहीं भी बजट बजट शब्द का उल्लेख नहीं मिलता है। संविधान की बात की जाए तो अनुच्छेद 112 यानी आर्टिकल 112, यहाँ पे बजट नहीं बल्कि क्या लिखा हुआ है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी वार्षिक वित्तीय विवरण। तो जो संविधान की भाषा को अगर हम समझें तो संविधान की भाषा कहती है कि जो भारत सरकार है वो प्रत्येक वर्ष अपना वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करेगी। मतलब कितना पैसा आने वाला है और कितना खर्च होने वाला है, इसका विवरण प्रस्तुत करेगी। कहाँ प्रस्तुत करेगी? सदन में, संसद में प्रस्तुत करेगी। और इसका जो जिक्र है वो अनुच्छेद 112 में है। इसका मतलब कि बजट शब्द हम कस्टमरी यूज़ करते हैं। अच्छा, बजट कुछ वैसा ही समझिएगा जैसे हम और आप अपने दैनिक जीवन को प्लान करते हैं ना, कि अच्छा मंथली पॉकेट मनी आ गई हमारी, तो अब मंथली कितनी पॉकेट मनी आने वाली है, कितना मुझे और पैसे मिल जाएंगे। मतलब अगर तो मैं अपना मोबाइल बेच दूं, मुझे कितने पैसे मिलेंगे। पिछले महीने मैंने किसी को कुछ पैसे दे रखे थे, तो वो मुझे वापस करेगा तो मुझे कितने आ देंगे, पापा कितना देंगे, दीदी कितना देंगी। तो पहले क्या होता है कि मुझे कितने पैसे मिलने वाले हैं, फिर मुझे कितना खर्च करना है। तो यही तो हम अपना बजट बनाते हैं ना, मंथली बजट। सेम वे सरकार भी क्या कर रही है, अपना बजट बना रही है। तो क्या बना रही है? बेसिकली वो अपना वार्षिक वित्तीय विवरण। सरकार महीने महीने ये काम नहीं करती, साल में एक बार करती है। वैसे तो जो बजट है वो कब आता है, आपको पता है कि वो आता है 1 फरवरी को। लेकिन क्योंकि इस बार जो 1 फरवरी को बजट आया था, वो जो बजट था वो अंतरिम बजट था, इंटरिम बजट था, इसीलिए अभी जो है नई सरकार नया बजट लेके आ रही है। तो ये बजट कब तक लागू रहेगा? तो देखिए, क्योंकि विवरण रहता है ना साल भर का, तो ये रहेगा 31 मार्च तक वैलिड। ठीक है, 1 अप्रैल से नया सेशन शुरू हो जाएगा, तो 31 मार्च 2025 तक ये बजट वैलिड है। तो क्या होता है कि जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है ना, वो 1 जनवरी से नहीं काउंट होता, वो 1 अप्रैल से काउंट होता है। तो इसी अकॉर्डिंग इस जो बजट की आप टाइमलाइन को देख सकते हो। अच्छा, जब बजट आता है तो बजट से पहले एक डॉक्यूमेंट रिलीज किया जाता है। इस डॉक्यूमेंट को हम इकोनॉमिक सर्वे कहते हैं। जो इकोनॉमिक सर्वे है ये प्रस्तुत करते हैं हमारे जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं। ठीक है, तो अभी जो हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र है वी अनंत नागेश्वरन, तो वी अनंत नागेश्वरम ने बजट से ठीक एक दिन पहले लाया था इकोनॉमिक सर्वे। देखो, दोनों में मूलभूत अंतर की बात करें तो इकोनॉमिक सर्वे का मतलब होता है पिछले वर्ष हमने क्या क्या किया, मतलब पिछले वर्ष जिस चीज़ के लिए कितने पैसे एलोकेट किए गए थे, कैसे आपने खर्च किया, कितनी सफल रही स्कीमें, ये सारा कुछ हमारा इकोनॉमिक सर्वे में दिया होता है। तो एक दिन पहले यानी बजट से ठीक एक दिन पहले सरकार ये बताती है कि पिछले सालों में इसका लेखा जोखा क्या रहा, और इसको कौन बताता है? आपके चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। दूसरे दिन बजट प्रस्तुत किया जाता है, तो पहले दिन चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने क्या प्रस्तुत किया? इकोनॉमिक सर्वे। उसके बाद फिर आता है बजट। अब चलिए आगे चले। देखिए, निर्मला सीतारमण, ऑनरेबल निर्मला सीतारमण जो कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, इन्होंने बजट प्रस्तुत किया। बजट प्रस्तुत करने वाली ये भारत की मतलब 7वीं बार बजट प्रस्तुत करने वाली ये भारत की एकमात्र महिला वित्त मंत्री हैं, जिन्होंने लगातार 7वें जो है मतलब अभी आप देखें तो 7वीं बार जो है बजट प्रस्तुत कर रही हैं। तो अब बात करें कि जैसे कि बजट में इन्होंने क्या खास बातें रखी, किसके लिए क्या क्या खास बातें रहीं। लगभग 1 घंटे 23 मिनट तक कुछ इनकी स्पीच चली थी सदन में, जहाँ पे इन्होंने बजट को प्रस्तुत किया।
इसके बाद आपको पता है कि जो बजट की शुरुआत होती है वो बिल्कुल वही हलवा सेरेमनी के साथ बजट की शुरुआत हुई। उसके बाद राष्ट्रपति महोदया जो हमारी ऑनरेबल प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने फिर वो दही चीनी वगैरह खिला के फिर बजट की शुरुआत की। तो ऑनरेबल निर्मला सीतारमण जिन्होंने बजट इस बार प्रस्तुत किया, ये 7वीं बार बजट प्रस्तुत कर रही हैं और अपने बजट में उन्होंने किन किन मुद्दों की चर्चा की रही, आइए अब इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करें कि बजट में प्रायोरिटी क्या रखी गई। ये जो डेटा है हम ये पीआईबी से ले रहे हैं, जहाँ पे प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो में ये बताया गया कि बजट में कुल 9 प्रायोरिटी सेक्टर रहे। अच्छा, प्रायोरिटी का मतलब क्या है कि ऐसा नहीं कि हम बाकी लोगों के लिए काम नहीं करेंगे, इसके लिए काम नहीं करेंगे। 9 प्राथमिकताएं तय की गई कि इन 9 प्राथमिकताओं को हमें आने वाले समय में पूरा करना है। क्या वो 9 प्राथमिकताएं रही? देखिए, सबसे पहले इन्होंने कहा कि हम प्रोडक्टिविटी एंड रेजिलियंस इन एग्रीकल्चर, इसको बढ़ाने की बात की गई है। देखिए, भारत एक कृषि प्रधान देश है, ये तो आप जानते हैं। कृषि की समस्या क्या है? पहली समस्या कृषक की है, जो किसान जो वहाँ पे काम करते हैं। दूसरा जो समस्या है वो उस भूमि की है। तो दोनों लेवल पे काम करने की जरूरत है। पहला, भूमि की उत्पादकता बढ़ जाए, दूसरा किसानों की आय बढ़ जाए। ठीक है, तो दोनों ही लेवल पे बजट में कहा जा रहा प्रोडक्टिविटी एंड रेजिलियंस इन एग्रीकल्चर। दूसरा जो समस्या है वो है एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग का। तो देखो, हमारे यहाँ जो युवा लोग हैं, आपको पता है भारत युवाओं का देश है, तो युवा की जो सबसे बड़ी समस्या है वो है रोजगार। अब रोजगार के लिए कंपनीज कहती हैं कि जो इंडियन यूथ है वो एम्प्लॉयबल स्किल नहीं है उनके पास। तो 2 चीज़ों पे फोकस की गई है। पहला, हम रोजगार देंगे और रोजगार के साथ ही हम स्किल देने की बात भी कर रहे हैं कि पहले स्किल देंगे, उसके बाद उनको रोजगार परक बनाया जाएगा। इसके बाद देखिएगा, इंक्लूसिव ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और सोशल जस्टिस की बात की गई। मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज सेक्टर दोनों को बढ़ाने की बात की। देखो, मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर होता है वह एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे अधिकतम रोजगार दिया जा सकता है। सर्विस सेक्टर में आप व्हाइट कॉलर जॉब बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर मैन्युफैक्चरिंग का डेवलपमेंट हो जाए तो भारत के बहुत सारे लोगों को रोजगार परक बनाया जा सकता है और बहुत सारे लोगों को रोजगार दिया जा सकता है। इस बार अगर बजट देखें तो दोनों ही सेक्टर पर इस बार जोर देने की बात है। अगर आप देखें तो कुछ दिनों पहले ये भी न्यूज़ थी कि जो स्मार्ट सिटी मिशन है, स्मार्ट सिटी मिशन में जो शहर को स्मार्ट करना था, इसको 2025 तक के लिए शिफ्ट कर दिया गया है कि 2025 तक हम स्मार्ट सिटी मिशन को पूरा करेंगे। ऐसे में जो अर्बन डेवलपमेंट है वो अगेन थंब पे आ चुका है। तो अर्बन डेवलपमेंट को लेके भी बजट ने अपने प्रायोरिटी सेक्टर में इसको 5वें नंबर की प्राथमिकता दी। एनर्जी सिक्योरिटी के बारे में बात की। फिर इसके साथ ही देखिए, अवसंरचना निर्माण की बात हो रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर में चाहे वो रोड हो, रेलवे हो, एयरवे हो, हाईवे हो, सबकी बात की गई है, इसको भी समझेंगे। इसके बाद देखिए, सभी समस्याओं का एकमात्र समाधान R&D किया जाए, यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और इसके साथ ही इनोवेटिव अप्रोच के साथ। तो इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इसकी बात की गई बजट में। इसके बाद नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म। तो ये कुल 9 प्रायोरिटी सेक्टर रहे जिसमें जो ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर हैं इन्होंने चर्चा की और इसके बाद बजट प्रस्तुत किया अपनी स्पीच में। चलिए आगे बढ़ें। देखिए, बजट का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि अच्छा यही होगा। दरअसल बजट एक माध्यम होता है। होता क्या है कि भारत में जो भी पैसा होता है, चाहे वो सरकार को किसी भी मद से आय मिले, जो भी पैसे मिलते हैं सरकार को किसी भी मद से, वो कहाँ रखा रहता है? आपको पता है कि जो भी पैसा होता है वो रखा होता है भारत की संचित निधि में, यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। तो क्या होता है, एक समझ लीजिएगा पूल है, इसका नाम है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक, इस कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में क्या होता है कि भारत सरकार को जो भी आय मिलती है, चाहे वो टैक्स मतलब लोग टैक्स दे वो आय हो, सरकार अपनी जो मतलब विनिवेश करे, अपनी प्रॉपर्टी को बेच दे, सरकार को कोई लोन ला के दे, तो सारे पैसे यहाँ पे रखे रहते हैं। अब बजट प्रस्तुत किया जाता है और संसद से ये मतलब मांग की जाती है कि देखो संसद, अब हमें विकास करना है आने वाले समय में। तो मुझे विकास करना है, यानी सरकार विकास करना चाहती है और किस सेक्टर में कितना व्यय करना चाहती है, इसका लेखा जोखा ये संसद को देती है, ताकि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से उस तरीके से फंड को रिलीज किया जा सके। ठीक है, जैसे मानो कि हेल्थ सेक्टर में सरकार चाहती है कि 1000 करोड़ रुपए खर्च हो जाए, तो वो कहाँ से पैसे आएंगे? इसी संचित निधि से। तो संचित निधि से फिर वो पैसा निकालना होगा। आपको पता है अप्रोप्रिएशन बिल लाना पड़ता है उसके लिए, विनियोग विधेयक। तो पहले संसद को एक रूपरेखा दी जाती है, सदन को बताया जाता है कि जो बजट ला रहे हैं उसमें हम कितना पैसा कहाँ पे एलोकेट करेंगे। पैसा कहाँ से आएगा? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। अब सदन के सामने क्यों रखा जाता है? क्योंकि अल्टीमेटली सदन में प्रतिनिधि बैठे हैं जो जनता के प्रतिनिधि हैं, और आपको पता है कि लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। तो ऐसे में कुल मिलाकर जनता के सामने रखा जाता है कि देखो तुम्हारा विकास हम कैसे करने वाले हैं। इसीलिए सदन में इसको पहले जो पटल पे प्रस्तुत किया जाता है। सबसे पहले जैसे मैंने आपसे कहा कि बजट में 2 महत्वपूर्ण बातें रहती हैं। पहला कि
रुपया आता कहाँ से है, दूसरा रुपया जाएगा कहाँ। ठीक है, तो पहले हम यही, जैसे मैंने आपसे कहा ना कि हम लोग अपना वीकली बजट बनाते हैं तो पहले क्या देखते हैं कि कितना कितना पैसा मिलेगा, उसके बाद हम देखते हैं कि कितना कितना खर्च करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि सरकार ने क्या बताया, लगभग लगभग उनको कितना पैसा कहाँ से आता है, तो एक रफ आइडिया देखिए। तो सबसे ज़्यादा जो पैसा सरकार को मिलता है, देखिएगा लगभग 34% इनको बोरोइंग और अदर लाइबिलिटीज से मिलता है। फिर देखिएगा कॉर्पोरेट टैक्स इनको मिलता है लगभग 15%। फिर इनकम टैक्स भी इनको लगभग 15% इनको इनकम टैक्स मिलता है। तो आप देखिए सबसे ज़्यादा सरकार को पैसा कहाँ से मिल रहा है, बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज से, मतलब जो सरकार ऋण लेती है और लाइबिलिटीज जो है इससे लगभग 34% की आमदनी सरकार को होती है। 15% आपको इनकम टैक्स, 15% आपको कॉर्पोरेशन टैक्स, उसके बाद तो फिर जैसे कस्टम ड्यूटी हो गया, जीएसटी से 17% मिलता है, नॉन टैक्स रेवेन्यू आपका 6% हो गया, नॉन डेट कैपिटल जो है आपका लगभग 2% हो गया। तो ये मोटा मोटा हो गया कि सरकार को किस मद से किस तरीके से पैसा मिलता है। ये तो हो गया पैसा आता कैसे है। दूसरा देखिए पैसा जाता कैसे है। जो भी सरकार को खर्च करना होता है उसमें देखिएगा जो सबसे बड़ा खर्च है वो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। देखिएगा सबसे ज़्यादा देखिए यहाँ पे लिखा है इंटरेस्ट पेमेंट। इंटरेस्ट पेमेंट का मतलब क्या हुआ, अगर आपने लोन लिया है, आपने वर्ल्ड बैंक से लोन लिया, आपने डिफरेंट बैंक से, मतलब जो वर्ल्ड बैंक हो गया या अलग अलग देशों से लोन लिया, तो आपको उनको क्या देना होगा, ब्याज, है ना। तो सरकार का जो सबसे बड़ा खर्च है देखिएगा 19% तो ब्याज देने में ही चला जाता है। ठीक है, पहले हमने आपको देखा ना कि बोरोइंग की, जो दूसरे देश से लोन लिया उससे सबसे ज़्यादा पैसा मिला, तो सबसे ज़्यादा पैसा गया भी कहाँ पे, ऋण चुकाने में, जो आपने लोन लिया है वहाँ से 19% तो दे देते हैं भाई हम लोग हर महीने का लोन। दूसरा देखिएगा सेंट्रली सेक्टर स्कीम है। ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम का मतलब है ऐसी स्कीम जो केंद्र सरकार यानी केंद्र प्रायोजित स्कीम है, सॉरी केंद्र सरकार की स्कीम है। तो केंद्र सरकार की स्कीम में लगभग 16% जो है सरकार का कुल व्यय होता है। तो देखिएगा 19% ऋण चुकाने में, 16% जो है जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है वहाँ पे, और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में जो केंद्र प्रायोजित स्कीम है वहाँ पे लगभग 8% सरकार के कुल खर्च का 8% वहाँ पे होता है। उसके बाद 6% चला जाता है सब्सिडी देने में। अदर एक्सपेंडिचर की बात करें तो 9%, पेंशन देने में लगभग 4% का खर्च है। ठीक है, इसके बाद स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज, इसमें 21% खर्च होता है, यानी 19% लोन देने में और स्टेट को 21% दिया जाता है। अब आपको लग रहा है स्टेट को क्यों, तो देखिए केंद्र सरकार राज्यों से भी बहुत तरीके का टैक्स लेती है। जैसे मान लीजिए कि हम अभी जैसे मान लीजिए कि मैं यूपी की हूँ, ठीक है, अब मुझे जो भी इनकम हो रही है उस इनकम का एक मेजर जो चार्जेस है मेरे इनकम टैक्स एक्ट से मेरा जो टैक्स है वो डिडक्ट हो रहा है, तो जा कहाँ रहा है, वो केंद्र सरकार के पास जा रहा है, जबकि हम रह तो यूपी में रहे हैं ना। तो अब अगर केंद्र सरकार के पास पैसा जा रहा है तो केंद्र सरकार क्या करती है, वित्त आयोग की अनुशंसा पे, जो कि अनुच्छेद 280 में दिया हुआ है, उसकी अनुशंसा पे राज्यों को कुछ शेयर देती है। ठीक है, जैसे अभी 16वें वित्त आयोग ने कुछ कुछ डिक्लेरेशन की, तो अकॉर्डिंग टू द डिक्लेरेशन अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेशन गिवन बाय द फाइनेंस कमीशन, ये क्या करेगी, पैसा रिलीज करती है। तो स्टेट्स को कितना पैसा देना होता है, तो इनके कुल खर्चे का 21% ये स्टेट्स को दे देते हैं, राज्यों को दे देते हैं। तो राज्यों का 21% हो गया और 19% दे देते हैं लोन चुकाने में। तो ये हमने समझा कि पैसा आया कहाँ और पैसा जाएगा कहाँ। ठीक, अब जरा आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर हम बात करें तो जो अभी हमारा इस साल का बजट आया, बजट 2024, इसमें 4 रोड मैप है। रोड मैप का मतलब क्या होता है कि हमें किस किस रास्ते पे जाना है। यहाँ पे जो इनिशियल लाइन ऑनरेबल स्पीकर, ऑनरेबल जो फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने कहा विकसित भारत की तरफ हम जाना चाहते हैं। इसके लिए इन्होंने 4 प्रायोरिटी सेक्टर रखे। कौन कौन से, सबसे पहले इन्होंने कहा गरीब, सबसे पहले बात की गरीब की यानी पुअर की, कि गरीबों के उत्थान के लिए हम क्या करेंगे, कितनी गरीबी दर है, किस तरीके से हम गरीबी को ख़त्म करेंगे। फिर बात की महिला की, महिला सशक्तिकरण कैसे होगा, महिलाओं की सुरक्षा कैसे होगी, महिलाओं को रोजगार परक कैसे बनाया जाएगा, इसकी बात की। फिर इसके बाद बात की युवा शक्ति की, क्योंकि भारत युवाओं का देश और ऐसे में युवा की एनर्जी को कैसे, उस एनर्जी को टैप किया जाए, इसकी बात की गई। और सबसे बड़ी बात अन्नदाता यानी कि किसानों की। तो 4 रोड मैप, नंबर 1 कौन, गरीब, नंबर 2 महिला, नंबर 3 आपके युवा और नंबर 4 आपके अन्नदाता। तो 4 प्रायोरिटी सेक्टर पे बात की गई। जरा एक एक को समझते हैं। सबसे पहले बात करें कि किसानी खेती, इसके लिए क्या क्या खास रहा बजट में। देखिए सबसे पहले इन्होंने कहा
ट्रांसफॉर्मिंग एग्रीकल्चर रिसर्च, यानी कि पहले तो कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू किया जाएगा एग्रीकल्चर रिसर्च का, उसके बाद प्रोडक्टिविटी और क्लाइमेट रेजिलियंस की तरफ जो है बढ़ते हुए बात की गई। देखिए हमारा जो कृषि है ना बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है मानसून पे। अब बरसात हो गई तो किसानी जो है अच्छी गई, बरसात नहीं हुई तो नहीं हो पाई। क्यों हमारे किसान को अभी भी मौसम और जलवायु पे इतना ज़्यादा फोकस करना पड़ा, जबकि हम एग्रीकल्चर सेंट्रिक कंट्री हैं, तो ज़रूरी है कि जल्दी से जल्दी इस फील्ड में हम जो है काम करें। तो इसको लेकर के R&D बढ़ाने की बात की गई है। फिर देखिए जो मैक्सिमम ऑयल सीड्स होते हैं ना, जिसको आप कहते हैं तिलहन, तिलहन का हम आयात करते हैं। अब उस तिलहन में आत्मनिर्भर बनने की बात की जा रही है। तो यहाँ पे आप देखिए तो कहा जा रहा है जैसे ऑयल सीड यानी तिलहन, जैसे सरसों तेल, मूंगफली का तेल, तिल का तेल, सोयाबीन और सनफ्लावर तेल नहीं बल्कि सीड्स, इनमें हम आत्मनिर्भर बनेंगे ताकि हमें इनको अन्य देशों से आयात ना करना पड़े। इसके साथ देखिए कहा गया है कुछ नई हाई यील्ड वेराइटिंग सीड्स की बात की गई। हाई यील्डिंग वेराइटिंग आपको, अगर आपने ग्रीन रेवोल्यूशन आपको याद आ रहा हो तो वहाँ पे क्या था हरित क्रांति में, कि हम ऐसे बीज बोने की बात कर रहे थे जिससे उत्पादन यानी उपज हमें ज़्यादा मिल सके। तो उपज कब ज़्यादा होगी, जब सीड अच्छे होंगे यानी बीज अच्छे होंगे। तो 109 तरह के नए बीजों की बात की जा रही है, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स की बात की जा रही है। फिर देखिएगा वेजिटेबल प्रोडक्शन एंड सप्लाई चेन। देखो ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन कम होता है, प्रोडक्शन अच्छा खासा होता है, लेकिन अब जो वेजिटेबल है या जो फ्रूट्स हैं वो पेरिशेबल गुड्स हैं, वो ख़राब हो जाते हैं। अगर उनके पास, अगर आप सही समय पे सप्लाई चेन या मार्केट एक्सेस नहीं कराएंगे तो आप प्रोडक्शन कितना भी कर लो वो तो पेरिश हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। इसीलिए वेजिटेबल प्रोडक्शन के साथ ही साथ उनको मार्केट या सप्लाई चेन या स्टोरेज इससे जोड़ने की भी बात की गई है। जो आपके GS पेपर 3 में आप देखे होंगे टॉपिक लिखा है ना, आपणन विपणन है ना, विपणन और मार्केटिंग, स्टोरेज, इन सब की जो चर्चा की गई है सारी ही चर्चा आपकी बजट में भी आपको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ नेशनल कोऑपरेशन पॉलिसी की भी बात की गई है, खासतौर से ये जो घोषणा है एग्रीकल्चर को लेकर की गई है। फिर देखिए अगर हमने आपसे कहा था कि जो दूसरा पिलर है वो युवा है, युवाओं के लिए कहा गया कि हम रोजगार लेके आएंगे। अब आपको पता है कि इस साल जो मतलब सबसे बड़ा जब इलेक्शन का रिजल्ट आया था तो जो जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही थी वो थी रोजगार की। रोजगार कहीं तो आलम ये है कि लगातार जो पेपर कैंसिलेशन हो रहा है या जो पेपर आउट हो रहा है, फॉल्स सर्टिफिकेट्स का यूज़ हो रहा है, मतलब हर तरफ एक ही चीज़ की बात हो रही है, रोजगार। ठीक है, तो ऐसे में युवाओं की जो एकमात्र मांग है वो रोजगार, उस रोजगार को लेके जो बजट है उसमें कुछ घोषणाएं की गई। जरा देखते हैं क्या है। पहला किया गया जो मोदी गवर्नमेंट का सबसे बड़ा चैलेंज है वह अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी। इसी को लेकर लगातार जो अपोजिशन है वो उनका घेराव भी करता रहता है। तो बजट के पास 5 स्कीम्स एंड इनिशिएटिव फॉर एम्प्लॉयमेंट ये लेके आए हैं, जहां पे कहा जा रहा है कि हम क्या करेंगे, एम्प्लॉयमेंट, स्किलिंग एंड अदर अपॉर्चुनिटीज के लिए 4.1 करोड़ यूथ को टारगेट किया जाएगा 5 सालों में, कि लगभग 4.1 करोड़ यूथ जो है इसमें टारगेट करने की, मतलब इतने लोगों को हम आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। खासतौर से दिस ईयर अ प्रोविजन ऑफ 1.48 लाख करोड़ हैव बीन मेड फॉर एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग। लगभग 1.48 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट लाया गया, जहाँ पे युवा में 3 चीज़ों की बात की गई है। पहला, उनको पढ़ाएंगे, दूसरा उनको रोजगार देंगे, रोजगार कैसे देंगे, तो तीसरा कहा गया उनको स्किल देंगे। तो तीनों चीज़ों की बात की गई बजट में, खासतौर से युवाओं के लिए। इसी में देखिएगा जहाँ पे कुछ और बातें की गई, जहाँ पे ये कहा गया कि जो 3 स्कीम है, प्राइम मिनिस्टर्स पैकेज 3 स्कीम अनाउंस अंडर एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव। तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए, रोजगार बढ़ाने के लिए कुछ और बातें की गई, जिसमें देखिएगा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ऑफ 1 मंथ सैलरी इन 3 इंस्टॉलमेंट अप टू 15,000 टू फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज रजिस्टर्ड इन EPFO। तो आपको पता है कि जो जैसे मान लीजिए किसी का फॉर्मल सेक्टर में जॉब लगता है तो उसका जो रजिस्ट्रेशन होता है वो कहाँ पे होता है, EPFO में, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में उसका रजिस्ट्रेशन होगा। तो जिनका भी, जो लोग फर्स्ट टाइम कहीं पे भी ज्वाइन कर रहे हैं किसी फॉर्मल सेक्टर में, तो उनको इंसेंटिवाइज करने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए 1 मंथ की सैलरी को 3 इंस्टॉलमेंट में, जो कि लगभग 15,000 रुपये तक की हो, सरकार देने वाली है। तो ये तो बात हुई फर्स्ट टाइमर्स की। इसके बाद जॉब क्रिएशन और मैन्युफैक्चरिंग की भी बात की गई, और इसके साथ एम्प्लॉयर्स को भी सपोर्ट किया जा रहा है, यानी वो लोग जो जॉब देंगे उनको भी सरकार सपोर्ट करेगी। ये इसलिए किया जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयर्स को मोटिवेट किया जाए कि फॉर्मल सेक्टर में और ज़्यादा से ज़्यादा जॉब क्रिएशन हो, और जो ये बेरोजगारी का संकट है वो जल्दी से जल्दी उभरे। इसके बाद देखिए एम्प्लॉयमेंट और स्किलिंग के में महिलाओं के लिए क्या खास बात है। देखिए ज़्यादा बड़ी समस्या महिलाओं के लिए एक तो होती है, आपको पता है, सुरक्षा, दूसरा समानता। तो सुरक्षा बढ़ाने के लिए सबसे पहली बात की गई हॉस्टल्स की।
ठीक है। तो जो वर्किंग वीमेंस हैं उनके लिए हॉस्टल्स लाने की बात सरकार कह रहा है, क्योंकि होता क्या है कि जैसे जनरली मान लो कि कोई महिला है, उसको बेंगलुरु चेन्नई यहाँ पे जॉब करनी, तो जनरली आप देखते होंगे कि ऐसा होता है ना कि लड़कियां हैं, अच्छा हॉस्टल नहीं मिलेगा, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस के साथ मिलेगा। ऐसे अब में अब सरकार खुद आ रही है, वो हॉस्टल्स फैसिलिटेट करेगी, और साथ ही साथ वो मदर्स जिनका जो बेबी है उसके लिए सरकार अब क्रच फैसिलिटीज़ लाने की बात कर रही है इंडस्ट्रीज़ में, कि अगर आपका बच्चा छोटा है तो आप उसको लेके आइए जहाँ पे क्रच फैसिलिटीज़ अवेलेबल होगी। इससे क्रच मतलब होता है जहाँ पे आप जाके अपने बच्चे को टाइम टू टाइम विजिट कर सकें। तो महिला के लिए मैंने आपसे कहा था जब शुरू में ही कि 4 फोकस एरिया है, जहाँ पे पहले कौन है, पुअर, दूसरा कौन है आपकी महिला फीमेल, तीसरा है आपके यूथ, और चौथा है आपके किसान यानी फार्मर। ठीक है। तो पीएफ वाईएफ ये 4 जो स्कीम है इसमें हमने डिस्कस किया आपसे महिला के बारे में। अभी आगे चलते हैं तो देखिएगा इसमें कुल 9 प्रायोरिटी की मैंने बात की थी आपसे, तो उसमें प्रायोरिटी नंबर 3 यहाँ पे एक्सप्लिसिटली लिखा है saturation approaches the finance minister emphasizes that implementation of a scheme meant for supporting economic activities by craftsmen, artisans, self-help groups, scheduled caste, scheduled tribe, women entrepreneurs and street vendors such as PM Vishwakarma, PM Swanidhi, National Livelihood Mission and Stand Up India will be stepped up। यानी जो भी कहते थे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट या सोशल जस्टिस को बढ़ावा देने के लिए जिन भी स्कीम्स की पहले चर्चा हो गई थी उनको और ज़्यादा मजबूत किया जाएगा। जैसे आपको पता है पीएम विश्वकर्मा निधि जो योजना थी या पीएम स्वनिधि, इसको भी बढ़ावा देने की बात की गई है। अब जरा हम बात करते हैं पूर्वोदय की। ये पूर्वोदय स्कीम क्या है, तो देखिएगा पूर्व का उदय, पूर्वोदय मतलब पूर्व का उदय। तो हमारे पूर्व में कौन है, हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स, जहाँ पे फाइनेंशियल चैलेंजेस भी है, ज्योग्राफिकल चैलेंजेस भी है, और सबसे बड़ा सोशल इंटीग्रेशन का भी चैलेंजेस है। तो इन सभी चैलेंजेस के लिए सरकार प्रयास कर रही है, और इस बार बजट में एक्सप्लिसिटली मेंशन किया गया पूर्वोदय का। तो पूर्वोदय में सरकार कह रही है फॉर द ऑल राउंड डेवलपमेंट। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हर तरीके का चैलेंज है, चाहे वो ज्योग्राफिकल चैलेंज हो, फाइनेंशियल हो, या आपका इकोनॉमिकल हो। ठीक है। तो जरा देखें इसके लिए कह रहे हैं ईस्टर्न रीजन ऑफ द कंट्री जैसे बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, जितने भी पूर्व के स्टेट्स हैं उनके रिवाम के लिए बात की जा रही है। यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर जनरेशन, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, ये सब कुछ लाया जाएगा। और हमारे जो जनजातीय लोग हैं इनकी जो सबसे बड़ी मांग होती है जल, जंगल और जमीन, इसके लिए देखिएगा बजट क्या कह रहा है। तो बजट लेके आ रहा है प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। इसमें क्या करेंगे कि जो जनजातीय लोग हैं उनके सोशो इकोनॉमिक कंडीशन, खासतौर से ट्राइबल कम्युनिटीज़ की सोशो इकोनॉमिक कंडीशन के लिए सरकार लेके आ रही प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान बाय अडॉप्टिंग सैचुरेशन कवरेज फॉर ट्राइबल फैमिलीज इन ट्राइबल मेजॉरिटी विलेज। ये खासतौर से वहाँ पे लाया जा रहा है जहाँ पे जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं वो ज़्यादा हैं, ट्राइबल कम्युनिटी यानी जनजातीय आबादी जहाँ पे ज़्यादा है। अब देखिए हम कुछ खास सेक्टर्स देख लेते हैं कि यहाँ पे लगभग सरकार का कितना व्यय रहा, कैसा व्यय रहा। तो देखिएगा डिफेंस सेक्टर में इस बार जो व्यय है वो 4,54,773 करोड़ रुपए है। इसके बाद देखेंगे रूरल डेवलपमेंट में 2,65,808 करोड़ का निवेश किया गया। निवेश मतलब इतना का एलोकेशन किया गया। फिर देखिएगा एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज़, एलाइड मतलब हो गया जैसे मुर्गा पालन, मधुमक्खी पालन, इसमें जो है 1,51,851 करोड़ रुपए का हो गया। होम अफेयर्स के लिए 1,50,983 रुपए करोड़। इसके बाद देखिए हेल्थ में जो अब मेन सेक्टर पे आ जाए, पढ़ाई और हेल्थ, तो एजुकेशन का जो इस बार का व्यय है वो है 1,25,638। वहीं हेल्थ सेक्टर में जो व्यय है वो 89,287 करोड़ का किया गया है जो है एलोकेशन। इसके बाद देखिए हम बात करें 2 स्पेसिफिक राज्यों की। आपने कार्टून से अनुमान तो लगा ही लिया होगा, जो ट्रिब्यून है, द ट्रिब्यून न्यूज़पेपर, वहाँ पे एक कार्टून पब्लिश हुआ। कल जब से बजट आया है तब से 2 शब्द जो लोगों की ज़बान पे चढ़ा हुआ है, एक है उसमें बिहार, दूसरा है उसमें आंध्र प्रदेश। लोगों का ये कहना है कि क्योंकि जो सरकार को कहीं ना कहीं बाहर से समर्थन मिल रहा था, या आप ऐसा जानते होंगे कि जब कभी भी गठबंधन की सरकारें बनती हैं तो इतिहास ऐसा कहता है या मीडिया रिपोर्ट्स ऐसा कहते हैं कि ऐसे में जो लोग भी सपोर्ट करते हैं वो बदले में कुछ ना कुछ बेनिफिट लेते हैं। तो शायद इस बेनिफिट का लाभ मिल रहा है बिहार और आंध्र को। जो भी है, कहीं ना कहीं बिहार बढ़े या आंध्र, उत्तर प्रदेश बढ़े या मध्य प्रदेश, अल्टीमेटली तो इंडिया का ही डेवलपमेंट है। खैर बिहार और आंध्र प्रदेश को लेके हो रही हैं खूब सारी चर्चाएं। तो चलिए देखते हैं बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए क्या लेके आ रहा है बजट। चलिए समझे। तो देखिएगा
बिहार की बात करें तो बजट सपोर्ट करेगा यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, जैसे पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे, बोधगया राजगीर वैशाली दरभंगा स्पर्श एंड एडिशनल 2 लेन ब्रिज ओवर द रिवर गंगा। इसके साथ ही मतलब बक्सर पे जो गंगा नदी है वहाँ पे 2 लेन का पुल बनाने की बात हो रही है। बस ये है कि पुल ढहे ना इस बार, क्योंकि 1 महीने में 14 पुल ढह गया बिहार में। इसके लिए 26,000 करोड़ रुपए दिया गया। देखिए बिहार का जो एलोकेशन है वो 56,000 करोड़ का है, ठीक है। 56,000 करोड़ रुपए जो है लगभग इस बार एलोकेट होने हैं। इसके साथ ही साथ देखिए पावर प्रोजेक्ट्स में 2400 मेगावाट पावर प्लांट प्रोजेक्ट लाया गया है पीर पैती में, और 21,400 करोड़ नए एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज और स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बिहार में लाए गए। ये तो रही बिहार की बात। चलिए चले जरा आंध्र प्रदेश, देखिए वहाँ पे क्या लेके आए। तो आंध्र प्रदेश में कुल 15,000 करोड़ रुपए प्रोवाइड किए गए। तो इस बार जो आंध्र प्रदेश के लिए 15,000 करोड़ और बिहार के लिए 56,000 करोड़ जो है बजट के एलोकेशन है। तो अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे क्या ला रहे हैं, सेंटर फॉर्सफुली कमिटेड फॉर फाइनेंसिंग एंड वर्किंग टुवर्ड्स द अर्ली कंप्लीशन ऑफ पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट। तो सबसे पहले ला रहे हैं पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट। इसके बाद देखिए इसके माध्यम से जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है वो उसको प्रमोट किया जाएगा। साथ ही साथ वाटर पावर, रेलवे, रोड्स, इसको वहाँ पे कोरापत्थी नोड पे इसको लेके जाएंगे। इसके बाद ये देखिएगा विशाखापट्टनम चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, इसको बढ़ावा देने की बात करी जा रही है। तो और जो इनकी जो राजधानी बनने वाली है अमरावती, इसको भी जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है या जो बजट है उसके माध्यम से सपोर्ट किया जाएगा। तो 56,000 करोड़ रुपए बिहार के लिए विशेष सौगात और 15,000 करोड़ रुपए आंध्र प्रदेश। हालांकि चलिए पूर्वोदय में ये भी आ रहे हैं, तो देखिएगा पूर्व का कितना उदय हो रहा है। इसके बाद मतलब अगर हम अन्य राज्यों की बात करें तो अभी अन्य राज्यों के लिए कोई बहुत बड़ी सौगात दिखाई नहीं देती। हालांकि वो तो है ही, भारत के अभिन्न अंग तो वही हैं। तो अब अदर राज्य का जो भी इस समय स्टैंड रहा हो, लेकिन अदर राज्यों में अगर हम बात करें तो जो आपके ईस्टर्न पार्ट के स्टेट्स हैं वहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें लाई गई हैं। जैसे प्लान बनाया जा रहा है पूर्वोदय प्लान, जहाँ पे आपका वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, इन सबको कवर किया जा रहा है। और इसके साथ ही कुछ अन्य राज्यों में बात करें तो अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बात की गई है, जहाँ पे सरकार की जो थीम लाइन है वो है विकास भी और विरासत भी, ठीक है। विकास भी और विरासत भी, ये थीम लाइन के साथ भारत का जो बजट है वो अन्य राज्यों को भी समावेशित कर रहा है। तो ये तो रही मोटी मोटी चर्चा बजट 2024 की। देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि ये अभी जो बजट है ये कब तक वैलिड है, 31 मार्च तक के लिए वैलिड है। और ये जो पहले इंटरिम बजट आया था, अभी इंटरिम बजट के बाद सरकार ये बजट लेके आई है। बजट का सीधा मतलब होता है कि संचित निधि से पैसा निकाल के कहाँ कहाँ पे कितना कितना पैसा एलोकेट करना है। तो जैसे कहते हैं ना कि इकोनॉमिक सर्वे पिछला बताता है और बजट अगला बताता है। तो आने वाले समय में क्या रहने वाला है भारत, इसका मोटा मोटा जो खाका है ये हम बजट में देख सकते हैं। तो बजट 2024 के इंपॉर्टेंट जो बिंदु हैं वो यही हैं। इसके बाद जब आप अपनी परीक्षाओं की तैयारी करें तो जो मोटे मोटे बिंदु हैं इनको आप ध्यान में रखें, ताकि ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट सिटीजन बनने के रूप में भी आपको ये मुख्य मुख्य बिंदु पता होने चाहिए। तो उन दोनों में ही इसमें ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ अगर आपकी क्या राय है बजट 2024 को लेकर, जैसे मैंने कहा कि सभी को इंतजार रहता है कि बजट क्या लेके आएगा। किसी टैक्स वाले से पूछेगा या इनकम वाले से पूछेगा तो उसको लगेगा इनकम टैक्स की सीमा क्या रही, किसी स्टूडेंट से पूछेगा तो उसको लगेगा कि भाई बच्चों के लिए क्या किया गया, लोन को कितना सस्ता किया गया। तो हर किसी की उम्मीदें लेके आता है बजट। ऐसे में बजट में आपकी क्या राय है, आपने क्या सोचा था बजट में क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या वो आपको बजट में मिली या नहीं, ये आप हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में। चलिए आज के सेशन को हम यहीं पर विराम दे रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अनअकैडमी IAS प्रयागराज के साथ जुड़ने के लिए। लेट्स क्रैक इट।